नमस्कार। सोलिस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों को उचित राज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारों का। देखिए, हम लोग मध्य पाषाण काल के अंतर्गत तमाम सारे जो प्रमुख स्थल रहे हैं, केंद्र रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। कल से हम लोग फिर नव पाषाण काल पे अध्ययन की शुरुआत करेंगे और कम से कम 3-4 क्लास नव पाषाण काल पे लेने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ है मध्य पाषाण काल के स्थलों के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान गुजरात के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे, विशेष रूप से बागोर और लंघनज, उस पे काम किया हुआ था। इसी कड़ी में पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो स्थल हैं उनको लेकर के। आपको इसी कड़ी में बताया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद क्षेत्र में 4-5 प्रमुख स्थल हैं, जिनमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है चौपनी मंडो, उसके विषय में। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख स्थल है, सराय नाहरराय, महादहा और दमदमा, उसके विषय में बात किया हुआ था। इसके साथ साथ आपको यह भी बताया हुआ था मिर्जापुर क्षेत्र में मोराना पहाड़ी, फिर बगही खोर, फिर इसी कड़ी में सुहागी घाट और लेह खनिया के विषय में हमने बात किया हुआ था। आज हम लोग कुछ प्रमुख स्थल के अंतर्गत बात करते हैं। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से मध्य प्रदेश के स्थल के विषय में। मध्य प्रदेश, और जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो निश्चित रूप से यहां पे सबसे पहले नाम भीमबेटका का देखने को मिलता है, भीमबेटका, एवं दूसरा आदमगढ़, होशंगाबाद जिला, रायसेन जिला, निश्चित रूप से आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। भीमबेटका पीडीएफ में सारी बातें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, नोट भी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। भीमबेटका इतना महत्वपूर्ण स्थल रहा है कि यहां से तमाम सारे जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उन साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हो जा रहा है वहां की चित्रकला सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखने को मिलती है। आपको जानकारी है कि तमाम सारे कलात्मक अभिव्यक्तियां भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। यही कारण है कि एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे कला तीर्थ के नाम से जाना जाता है? कला तीर्थ, तो कला तीर्थ के नाम से भीमबेटका को ही जाना समझा जाता है। 1957 का दौर था, कई बार आपको याद दिलाया है कि भारत में भीमबेटका से सबसे पहले गुफा आश्रय या शैल चित्रकारी की जानकारी नहीं मिल रही है, गुहा चित्रकारी की जानकारी नहीं मिल रही है। इसके पहले ही हमें इस प्रकार के साक्ष्य लगभग 90-100 वर्ष पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। आपको बताया हुआ है कि 1957 में जब भोपाल से इटारसी की यात्रा कर रहे थे वीएस वाकणकर साहब, उसी दौरान ट्रेन से ही उनकी नजर पड़ती है। स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं, पहुंचते हैं और उन्हीं के माध्यम से पूरे विश्व जगत को एक दुर्लभ पाषाणकालीन कुछ ऐसे क्षेत्र की जानकारी होती है जो विश्व जगत के लिए एक अजूबे के समान रहा। अजूबे के समान इस वजह से क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 मीटर की दूरी पर ही कुछ गुफा रहा, कुछ आश्रय स्थल रहे और वहां से जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है। लगभग 10 किलोमीटर का एरिया रहा, समझिएगा, लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में
लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में, क्षेत्र में 700 से कुछ ज्यादा ही, लगभग 700 गुफा आश्रय ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, गुफाएं प्राप्त हो रही हैं, जिनमें लगभग 400 से अधिक ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्रों का भी अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र, 700 से अधिक गुफाएं, जिनमें से लगभग 400 से कुछ अधिक में चित्र भी बने हुए हैं दीवारों पर। पूरे विश्व के लिए यह एक शानदार उपलब्धि कही गई, क्योंकि विश्व के किसी भी अन्य देश में, स्थान में एक साथ इतने व्यापक पैमाने पर गुहा चित्र का साक्ष्य मिलना यह पहली बार रहा। एक साथ इतने व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश के भीमबेटका रायसेन जिला से ही शैल चित्रों की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो वीएस वाकणकर को इस नई जानकारी का श्रेय दिया जाता है कि उनकी वजह से एक नई जानकारी पाषाण काल से संबंधित पूरी दुनिया को प्राप्त हुई। अब एक तथ्य और निकल करके आता है कि ये जो भीमबेटका है, भीमबेटका के स्थल से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इन शैल चित्रों का परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन शैल चित्रों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? इन शैल चित्रों का अध्ययन वीएस वाकणकर के द्वारा भी किया गया। इसके अलावा दो और प्रमुख नाम हैं, जिनमें एक नाम यशोधर मठपाल का देखने को मिलता है। यशोधर मठपाल नाम याद करने की जरूरत है। इसके अलावा एक विदेशी जिनका नाम अरविन न्यूमेयर, अरविन न्यूमेयर, ये तीन लोग हैं जिन्होंने भीमबेटका के इन आश्रय स्थलों में जो शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं उनका अध्ययन किया हुआ था। भीमबेटका से जो ऐसे चित्र प्राप्त हो रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सबसे प्राचीन जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वह उच्च पुरा पाषाण काल के हैं, जबकि सर्वाधिक जो चित्र की बात हो रही है, सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं वह मध्य पाषाण काल का है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह निकलता है, क्या भीमबेटका से ये चित्रों की बात हो रही थी, क्या भीमबेटका से पाषाण काल का ही साक्ष्य प्राप्त होता है? उत्तर है नहीं। क्या भीमबेटका से पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण या मध्य पाषाण काल की ही जानकारी मिलती है? उत्तर है नहीं। भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जहां से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कह लें या ईसा पूर्व लिखते हैं, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक, 700 ईस्वी तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल का जो अंतिम चरण है, उच्च पूरा पाषाण काल, सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के साथ साथ, अर्थात यहां से पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर की भी जानकारी प्राप्त हो रही है, प्लस यहां से मध्य पाषाण काल की भी जानकारी हो रही है, फिर यहां से नव पाषाण काल की भी जानकारी मिल रही है, फिर यहां से ताम्र पाषाण काल की भी जानकारी मिल रही है, फिर यहां से
ऐतिहासिक काल की भी आरंभिक जानकारी प्राप्त हो रही है, याद रखने की बात है। क्यों ऐतिहासिक काल? क्योंकि आपको जानकारी है कि भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत आरंभ लगभग 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। लगभग 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक 2024 तक जो चल रही है बातें, ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानी समझी जाती हैं। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण बात है, ऐतिहासिक काल का आरंभ यहां पे हो रहा है से वर्तमान तक। अब इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत ही आपको कुषाण काल भी मिल जाएगा, कुषाण काल भी मिलेगा आपको। इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक चरण के अंतर्गत ही गुप्त काल भी मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भीमबेटका से जो पूरा पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक की जानकारी मिल रही है, ऐतिहासिक काल में भी आपको बताया 700 ईस्वी तक, 700 ईस्वी तक। 700 ईस्वी कहने का मतलब क्या है? गुप्तोत्तर काल तक की जानकारी, गुप्तोत्तर काल तक की जानकारी। 550 ईस्वी के लगभग गुप्त काल का अंत माना जाता है। 550 ईस्वी के लगभग भारत में गुप्त काल का अंत माना जाता है। उसके बाद 550 से लेकर के 750 ईस्वी तक, 550 से 750 ईस्वी तक का जो समय काल है उसे गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। और 750 से लेकर के 1206 तक का समय काल मोटे तौर पे पूर्व मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। तो भारत में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यह जो कुषाण काल है, गुप्त काल है, इस काल के ब्राह्मी लिपि में लिखे, ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख भी भीमबेटका से प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब उच्च पुरा पाषाण काल के चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं, मतलब पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, मध्य पाषाण के भी, नव पाषाण काल के भी, ताम्र पाषाण काल के भी, ऐतिहासिक काल के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कुषाण काल और गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख भीमबेटका से प्राप्त हो रहे हैं। तो कितना वास्तव में यह हमारे संस्कृति की जानकारी के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना समझा जाना जाता है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो भीमबेटका है, बात यह समझ में आई अच्छे से? क्यों भाई, एक बार स्पष्ट करें, क्या यह बात समझ में आ गई? जल्दी बताएं, क्या यह बात समझ में आ गई? हमने बताया कि भीमबेटका के विषय में विश्व जगत को जानकारी देने वाला जो व्यक्ति था वह वीएस वाकणकर साहब थे। 1957 भोपाल से इटारसी की यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उनको ट्रेन में ही बैठे बैठे कुछ चीजें दिखाई दी, उतर गए, जा करके देखा और उनके माध्यम से विश्व जगत को भीमबेटका की गुफाओं के विषय में जानकारी हुई। शोध आदि होने शुरू हुए, समझ में आया कि बहुत पुराने किसी समय काल के लोग यहां पे रहते होंगे। कुछ और शोध हुआ, कुछ और जानकारी मिली चित्र के रूप में, और कुछ दुर्लभ तथ्य निकल करके आए। जानकारी ये हुई कि यह उच्च पुरा पाषाण काल का रहा होगा, यह मध्य पाषाण काल का, यह नव पाषाण काल का, यह ताम्र पाषाण काल का, यह ऐतिहासिक चरण काल का। रिसर्च के द्वारा ही ये सारी बातें निकल करके आई। पूरी दुनिया में एक साथ इतने व्यापक पैमाने पर चित्र आदि संबंधी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं जितना अकेले भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं।
भीमबेटका का जो क्षेत्र है लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र, लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 700 से अधिक साक्ष्य अभी तक गुफाओं के प्राप्त हो गए हैं। उन 700 से अधिक में 400 से अधिक में गुफाओं में 400 से अधिक गुफाओं में चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब चित्र हटाते हैं। भीमबेटका एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां से हमें पूरा पाषाण काल से लेकर के 700 ईसवी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 700 ईस्वी कहने का मतलब गुप्त काल के थोड़ा सा बाद तक का साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। बात को आगे ले चलते हैं। आपको बताया कि यहां के जो चित्र हैं, चित्रों के लिए ही यह स्थल बहुत फेमस रहा है। इन सारी बातों के लिए उतना फेमस नहीं रहा जितना यहां से जो शैल आश्रय हैं, गुफा आश्रय हैं, वहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनकी वजह से यह ज्यादा मशहूर हो गया क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इन शैल चित्रों से इतनी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि हम मध्य पाषाण या उच्च पुरा पाषाण काल का सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा, इस बात को समझ पाने में सामर्थ्यवान हो पाए। इस वजह से ये चित्र अपने आप में बहुत मशहूर हो गए। इन चित्रों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम बताया आपको, वीएस वाकड़कर, यशोधर मठपाल, अरविंद न्यूमेयर का। बात को आगे ले चलते हैं। अब प्रश्न बनता है कि यह जो भीमबेटका के शैल चित्र हैं, इन चित्रों में किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों में आखेट करना अर्थात शिकार करने से संबंधित चित्रों की भरमार है। इसके अलावा नृत्य करता हुआ व्यक्ति या समुदाय, इसकी भी भरमार है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पशु, विभिन्न पशुओं के या जानवरों के चित्र देखने को यहां से मिलते हैं। सामाजिक जीवन से जुड़े हुए कुछ चित्र भी देखने को मिलते हैं। सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र भी यहां पर देखने को मिलते हैं। संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। यहां से कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जो काम कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। काम कला को प्रदर्शित करते हुए चित्र मिल रहे हैं। यहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि कुछ पौराणिक हमारे देवी देवता कैसे रहे, पौराणिक देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो इन चित्रों में राजकीय जुलूस के साक्ष्य मिल रहे हैं आदि तमाम सारे साक्ष्य यहां से देखने को मिल रहे हैं। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सैन्य गतिविधि से संबंधित चित्र भी मिल रहे हैं। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र हैं वह ये वाले हैं, ये वाले हैं और ये वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र हैं, इन चित्रों की अगर बात किया जाए तो प्रश्न यह बनता है कि भीमबेटका की गुफाओं से विभिन्न प्रकार के पशुओं के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे जानवर हैं, जीव हैं? तो पशुओं की अगर बात किया जाए, चाहे वो पालतू हो चाहे जंगली हो, तो लगभग 29 प्रजाति के जानवरों के पशु चित्र देखने को मिलते हैं। 29, यह आंकड़ा याद रखना है। अब इसमें हिरण भी है,
इसमें बारहसिंगा भी है, इसमें नील गाय भी है, जंगली भैंसा भी है, चीता भी है, हाथी भी है, बाघ भी है, गिलहरी भी है। इस प्रकार के तमाम सारे पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहां से विभिन्न प्रकार की पक्षियों के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 29 प्रकार के पशुओं में हाथी भी है, गैंडा भी है, बारहसिंगा भी है, फिर हिरण भी है, नीलगाय भी है, चीता भी है, बाघ भी है, जंगली भैंसा भी है, गिलहरी भी है आदि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं पशुओं के। इसी कड़ी में तमाम सारे पक्षियों के विषय में भी जानकारी मिल रही है। कुछ जलीय जीव मछली के विषय में भी जानकारी मिल रही है। बिच्छू, केकड़ा आदि के विषय में बिच्छू, केकड़ा, गिरगिट आदि के विषय में भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह बनता है कि यह जो भीमबेटका है, यहां पे जो चित्र बनाए गए, चित्रों में रंग, प्रश्न यह बनता है कि भीमबेटका से जो चित्र मिले उनमें कुल कितने रंगों का प्रयोग किया गया था? तो कुल 16 रंग का प्रयोग किया गया है। कितने? कुल 16 रंग का प्रयोग किया गया है, जिनमें सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे भाई सर्वाधिक सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। सफेद रंग, सर्वाधिक सफेद रंग का। और उसके बाद यह भी प्रश्न बनेगा, इसके साथ साथ सर्वाधिक सफेद रंग दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो लाल रंग, तीसरे नंबर पे देखा जाए तो हरा रंग, इन रंगों का प्रयोग किया गया है। कुल 16 रंग, सर्वाधिक सफेद रंग, यह निश्चित रूप से हमें याद रखना है। क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़ जाए। पौराणिक देवी देवताओं के अंतर्गत भीमबेटका से कुछ प्रथम साक्ष्य भी मिल रहे हैं, जैसे भगवान गणेश की पहली चित्र आकृति भीमबेटका में ही देखने को मिलती है। भगवान विष्णु का एक अवतार, वराह अवतार संबंधी प्राचीनतम चित्र यही भीमबेटका में देखने को मिल रहे हैं। चित्रों में गणेश, गणपति, वराह की प्राचीनतम साक्ष्य कह लें या चित्र कह लें, यहीं से भीमबेटका से प्राप्त हो रहे हैं। भीमबेटका एक ऐसा स्थल जहां से अंत्येष्टि संस्कार के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। भीमबेटका से अंत्येष्टि संस्कार के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब कुछ और बातें भीमबेटका को लेकर के। अब ये तमाम सारे जो चित्र हैं, इनके द्वारा ही कुछ और बातों की जानकारी मिल रही है। जैसे ये जो चित्र हैं, इन चित्रों में वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, वयस्क महिला, अब ये कॉन्सेप्ट वाली कुछ बातें के साथ साथ किशोर मतलब छोटी उम्र के बालक बालिका, इनके भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं चित्रों में। अब ये जो वयस्क पुरुष हैं और वयस्क महिला हैं, जो चित्र प्राप्त हो रहे हैं, उनसे यह पता चलता है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया था। श्रम विभाजन का साक्ष्य पता चलता है। मतलब यह कि पुरुषों के लिए
काम फिक्स है कि यह काम पुरुष ही करेंगे, महिलाओं के लिए फिक्स है कि यह काम महिलाओं का ही है, महिलाओं को ही करना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण भी इसके प्राप्त हो रहे हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो तमाम सारे ऐसे चित्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें पुरुष जो हैं, चाहे वह अकेले हो, चाहे समुदाय में हो, आभूषण युक्त हो या आभूषण विहीन हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। पुरुष शिकार करते हुए दर्शाए गए। अब जो शिकार वाले चित्र हैं उसमें महिलाओं को कहीं भी चित्रित नहीं किया गया है, बात स्पष्ट होगी। जो शिकार वाले चित्र हैं उनमें महिलाओं को दिखाया नहीं गया है, चित्रित नहीं किया गया है, वहां सिर्फ पुरुष है। पुरुष या तो अकेले शिकार कर रहा है या तो कुछ लोगों के ग्रुप में शिकार कर रहा है। कुछ चित्र ऐसे हैं, शिकार करता हुआ जो व्यक्ति है वह कुछ आभूषण पहने हुए है, कुछ चित्रों में बिना आभूषण के है। जबकि अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं से संबंधित जो चित्र हैं, महिलाओं से संबंधित जो चित्र हैं, इन चित्रों में ये लोग समूह में या अकेले में क्या कर रही हैं? ये लोग भारी चक्की के साथ मिल रहे हैं, भारी चक्की चलाते हुए दिखाई जा रही हैं। चक्की चलाते हुए मतलब जो घरेलू कार्य हैं उनसे महिलाओं को संबंधित मध्य पाषाण काल में ही कर दिया गया था, जब सामुदायिकता की शुरुआत होती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। आज भी हम लोग देखते हैं कि घर के बाहर जाकर के बाहर के सारे काम करने की जिम्मेदारी पुरुषों की मानी जाती है। हालांकि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, दशकों से लगातार हो रहा है। पाश्चात्य कल्चर के प्रभाव में भारत में भी यह परिवर्तन बहुत तेजी से अब देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी जैसे जैसे शिक्षित हो रही हैं, घर के बाहर जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है भारत के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यह जो एक सामाजिक ताना बाना हमारा परंपरागत है, तो गांव में आप देख लें कि आज भी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, पढ़ लिख तो लेती हैं, लेकिन घर से बाहर भेजना काम करने के लिए लोगों को यह पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि परंपरावादी मानसिकता है ऐसी, और आसानी से इन सारी चीजों को एक बार में समाप्त कर देना आसान काम नहीं है। एक सामाजिक परिवर्तन जब तक मानस पटल पर नहीं छपेगा लोगों के, तब तक यह आसान नहीं होगा। लेकिन इस मानसिकता, इस परंपरागत व्यवस्था की शुरुआत हम मध्य पाषाण काल से देखते चले आ रहे हैं। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन होना, इसके साथ साथ न सिर्फ चक्की चलाते हुए बल्कि कुछ महिलाएं हैं जो एक साथ ग्रुप में हैं और भोजन लाभ कर रही हैं। कहने का मतलब कि महिलाओं को साथ में रहना चाहिए, महिलाओं को घरेलू कार्य करना चाहिए। इस प्रकार के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से देखने को मिल रहा है। बात यहां पे जाकर के कंप्लीट होती है भीमबेटका से संबंधित। अब बात करेंगे आदमगढ़ को लेकर के। आदमगढ़, यह जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश, इसके विषय में पहली बात, आदमगढ़ स्थल की खोज एवं उत्खनन संबंधी कार्य जो है जिस व्यक्ति के द्वारा कराया गया, उनका नाम है आर.वी. जोशी। आर.वी. जोशी के द्वारा यहां पे उत्खनन कार्य कराया गया। यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं
वो शैल आश्रय भी हैं, शैल आश्रय। फिर यहां से शैल आश्रय के अंतर्गत चित्र के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से बड़े पैमाने पर लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कितनी मात्रा में? तो ये किताबों में आंकड़ा भी लिखा हुआ है, 25,000 की संख्या में 25,000 छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ पाषाण उपकरण, बल्कि यहां से आदमगढ़ से जंगली के साथ साथ जो घरेलू जीव हैं, जानवर, पशुओं की तमाम सारी हड्डियां यहां से प्राप्त हो रही हैं। पशुओं की हड्डियां, आदमगढ़ से संबंधित पशुओं की हड्डियां, ठीक है। इस प्रकार के साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पे जो पशुओं की हड्डियां प्राप्त हो रही हैं, उसमें जंगली भी हैं और घरेलू भी हैं। जो घरेलू हैं उन्हीं के आधार पे अनुमान लगाया गया कि यहां भी पशुपालन इस काल के मानव किया करते होंगे। हालांकि जब कुछ अच्छी किताबें पढ़ी जाती हैं, तो जैसे हमने बागोर में देखा हुआ था कि बागोर से पशुपालन का लगभग 6,000 ईसा पूर्व के आसपास का पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। और वहीं पे हमने यह भी बात किया हुआ था कि बागोर के साथ साथ आदमगढ़ भी एक स्थल है जहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो शोध हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि आदमगढ़ के 2 स्तर की खुदाई का कार्य हुआ और 2 स्तर में एक स्तर लगभग 5500 ईसा पूर्व के आसपास का है और एक स्तर 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। और ये दोनों इतना मिक्स हैं, ये दोनों लेयर इतने मिक्स हैं कि बहुत डंके की चोट पे यह कह पाना कि लगभग 5500 के आसपास वाला जो लेयर है, वहीं से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, यह कह पाना आसान नहीं है। अर्थात तमाम सारे विद्वानों ने आधुनिक शोध में इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। हालांकि पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें आदमगढ़ को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य को लेकर के भी उत्तर आयोग के द्वारा हां किया गया है। कुछ वर्षों के बाद हो सकता है परिपाटी बदले, किताबों में बात दूसरी लिख करके आए, लेकिन तब तक हमें प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का बागोर आदमगढ़ दोनों को स्वीकार करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहीं आदमगढ़ के संदर्भ में। अब बात को आगे ले चलते हैं। इन सारी बातों के अलावा कुछ बात हम लोग करेंगे पूर्वी क्षेत्र की। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, बिहार से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, फिर उड़ीसा से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब बिहार के अंतर्गत राजगीर से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, पैसरा क्षेत्र से भी इस काल, मुंगेर पैसरा क्षेत्र से भी इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। पैसरा महत्वपूर्ण हो जाता है पुनः, पैसरा क्यों? क्योंकि बिहार के अंतर्गत जो पैसरा स्थल है, यहां से कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उनमें मध्य पाषाण कालीन काल का एक चबूतरा बना हुआ मिला है, पैसरा से। न सिर्फ चबूतरा, बल्कि यहां से
इसी काल का गर्त चूल्हा भी प्राप्त हुआ है और तमाम सारे माइक्रोलीथ अर्थात लघु पाषाण उपकरण भी यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल का पैसरा से भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल है वीरभानपुर। वीरभानपुर नाम याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल का एक ऐसा स्थल है जहां से आवासीय साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल के मानव इस क्षेत्र में रहते थे, समुदाय में आवासीय साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे जुड़ जाती है वीरभानपुर को लेकर के कि यहां से तमाम सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि माइक्रोलीथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलीथ बनाने का केंद्र भी था। अर्थात यह एक ऐसा स्थल मध्य पाषाण काल का जो कि फैक्ट्री साइट भी था और आबादी भी वहां पर रहती थी। अर्थात आवासीय स्थल भी था और औजार बनाने का अर्थात लघु पाषाण उपकरण बनाने का यह केंद्र था। अर्थात दोनों ही प्रकार के यह स्थल था। इसी कड़ी में ये उड़ीसा है। उड़ीसा में कुछ जो स्थल प्राप्त होते हैं उनमें एक नाम आता है कुचाय, एक नाम आता है सुंदरगढ़ का, एक नाम आता है धेनकनाल। उड़ीसा क्षेत्र के मध्य पाषाण कालीन यह 3 स्थल प्रमुख हैं। इनके नाम निश्चित रूप से हमें याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, इन सारे क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रमुख स्थल, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा हुआ है पाटने को लेकर के। पाटने के संदर्भ में एक बात जो महत्वपूर्ण किताबों में लिखा हुआ है, एक यह ऐसा स्थल है जहां से मध्य पाषाण काल की शब्द पे गौर करिएगा, निरपेक्ष तिथि ज्ञात होती है। मतलब क्या है निरपेक्ष तिथि कहने का मतलब? सापेक्ष का ठीक विपरीत निरपेक्ष तिथि ज्ञात होती है का मतलब यह कि यह जो पाटने हैं, पाटने से उच्च पुरा पाषाण काल के औजार कह ले या उपकरण कह ले प्राप्त हो रहे हैं। अब उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय है वह मोटे तौर पे 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर के मोटे तौर पे 10,000 ईसा पूर्व तक का जाता है, 12,000 ईसा पूर्व तक का जाता है। यह उच्च पुरा पाषाण काल का समय है। अर्थात 40 से लेकर के 10,000 नहीं, उच्च पुरा पाषाण, और इसी के दौरान 24,000 वर्ष पुराना जो एक लेयर प्राप्त हुआ है ना पाटने में, 24,000 वर्ष पुराना जो एक
स्तर प्राप्त हुआ है जिसकी खुदाई हुई, 24,000 वर्ष पुराना लेयर रहा। जानकारी प्राप्त हो गई कि यह जो लेयर है लगभग 24,000 वर्ष पुराना है, और इस 24,000 वर्ष पुराने लेयर में यह तो प्राप्त हो ही रहा है। उच्च पुरा पाषाण काल का यह समय काल चल रहा है, और उच्च पुरा पाषाण काल का औजार उपकरण प्राप्त हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, प्लस हो जा रहा है कि उच्च पुरा पाषाण कालीन औजारों के साथ साथ 24,000 वर्ष पुराना समय काल का माइक्रोलीथ भी यहां से प्राप्त हो रहा है। माइक्रोलीथ भी यहां से प्राप्त हो रहा है, माइक्रोलीथ भी प्राप्त हो रहा है। कब का? 24,000 वर्ष पुराना। जबकि माइक्रोलीथ को सीधे सीधे हम लोग मध्य पाषाण काल से जोड़ते हैं, और मध्य पाषाण काल का जो सापेक्ष तिथि है वह मोटे तौर पे 10,000 या 12,000 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 6,000 तक जाता है। लेकिन उससे बहुत पहले 12-14 हजार वर्ष पहले माइक्रोलीथ के साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल वाले लेयर में प्राप्त हो रहा है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल की निरपेक्ष तिथि ज्ञात होती है पाटने से। यह एक प्रमुख तथ्य है, याद रखने की बात है। इसके अलावा बात करेंगे कर्नाटक में कौन कौन से इस काल के प्रमुख स्थल हैं। तो कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में एक नाम जो कि इस काल का जलाहल्ली का नाम आपने सुना होगा, जलाहल्ली। जलाहल्ली के अलावा संगन कल्लू एक प्रमुख स्थल रहा है मध्य पाषाण काल का। इसके अलावा कीबनहल्ली, कीबनहल्ली, यह 3 प्रमुख स्थल रहे हैं मध्य पाषाण काल के कर्नाटक क्षेत्र में। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में एक जो सबसे महत्वपूर्ण, अगेन टेरीपुरा स्थल, टेरी नाम पहले भी हम लोग जानते हैं टेरीपुरा स्थल का। बातें क्लियर हैं भाई? ये सारी की सारी बातें आपके नोट्स में लिखा हुआ है। टेरी के अलावा रूसीकोंडा, चंद्रमपालेन, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर में प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है पहले वह टेरी को लेकर के स्पेशली पूछा गया है। लेकिन टेरी हो, चाहे रूसीकोंडा हो, चाहे चंद्रमपालेन हो, चाहे तमिलनाडु के अन्य 1-2 जगह जो भी हो, यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मध्य पाषाण काल के, उनमें जो बहुत रोचक एक साक्ष्य मिलता है वह किस बात का? तो रोचक जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है मछुआरों की बस्ती होने का। मछुआरों के समुदाय या बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। टेरी को लेकर के यह प्रश्न पहले पूछा हुआ है। क्यों भाई? किसी ने अगर पेपर देखा होगा तो निश्चित रूप से उसको पता होगा, टेरीपुरा स्थल को लेकर के यह प्रश्न पहले पूछा हुआ है। लेकिन तमिलनाडु का जो भी क्षेत्र है वहां से मोटे तौर पे ये तमाम सारे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसमें एक बात और कि यह जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, आपने पढ़ा है कि मध्य पाषाण काल के जो भी औजार हैं, उपकरण हैं, या तो वो पत्थर के हैं या तो विभिन्न पशुओं के
हड्डियों के हैं, अस्थि उपकरण है, या अस्थि का ही एक भाग है सिंग, हिरण आदि के सिंग, बारहसिंगा आदि के सिंग, इनके बने हुए उपकरण हैं। लेकिन पशु के अस्थियों के उपकरणों की तुलना में पाषाण उपकरण ज्यादा हैं। और ये जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं वह किन किन पत्थरों के बने हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद होगा। किन किन पत्थरों के इस काल के उपकरण औजार बने हुए हैं आपको पता होगा, लेकिन बात यहां पे दक्षिण भारत को लेकर के हो रही है कि दक्षिण भारत जो तमाम सारे प्रमुख स्थल हैं इस काल के, मध्य पाषाण काल के, यहां पे उत्तर भारतीय जो इस काल के स्थल है, जहां पर चट, अगेट, फिर क्वार्ट्ज, या फिर कह ले कैल्सीडेनी, जैस्पर, फ्लिंट आदि प्रकार के पत्थरों के उपकरण बन रहे हैं, उनमें भी विशेष रूप से कैल्सीडेनी का नाम आपको बताया। लेकिन दक्षिण भारतीय स्थलों में सेम ऐसी बात नहीं थी। दक्षिण भारत के जो स्थल हैं, यहां की एक खास विशेषता यह देखने को मिलती है कि मध्य पाषाण काल के भी जो तमाम सारे उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं, अधिकांशतः सफेद क्वार्ट्जाइट प्रकार के पत्थर या क्वार्ट्ज के उपकरण देखने को मिलते हैं। याद रहेगी बात, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, सफेद रंग अर्थात दूधिया प्रकार के क्वार्ट्ज या क्वार्ट्जाइट प्रकार के पत्थर के उपकरण दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। बात को आज इतने पे ही रोकेंगे। कल से हम लोग नव पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। कुछ बातें हम लोग करेंगे थोड़ा सा शैल चित्रों को लेकर के, आपके नोट्स में लिखा भी है। शैल चित्रों को लेकर के कुछ बात करेंगे, आपके पीडीएफ में नोट भी है। कुछ प्रमुख स्थल हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, कुछ स्थल हैं उड़ीसा को लेकर के, जहां से शैल चित्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 10 मिनट का टाइम लेकर के कल ही इस बात को करेंगे, और कल हम लोग नव पाषाण काल की शुरुआत करेंगे, और कम से कम 4 क्लास निश्चित रूप से नव पाषाण काल को लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इतिहास अब नजदीक आता जाएगा हमारे वर्तमान के, वैसे वैसे साक्ष्य भी अब ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा निकल करके आएंगे, जानकारी ज्यादा होगी, तथ्य ज्यादा रहेंगे, तथ्य ज्यादा हैं तो कॉन्सेप्ट भी ज्यादा निकल करके आएंगे। तो पहले हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल के विषय में, या मध्य पूरा या उच्च पूरा की तुलना में मध्य पाषाण काल में हमने लगभग 4 क्लास किया। हो सकता है कि नव पाषाण काल में ज्यादा अब क्षेत्र भी मिलेंगे, ज्यादा अब साक्ष्य भी मिलेंगे, तो हो सकता है 5 क्लास भी हो। लेकिन अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें याद रखने की बात यह है कि निम्न पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे से तैयार करना है, उच्च पूरा पाषाण काल को अच्छे से तैयार करना है, मध्य पाषाण काल को अच्छे से तैयार करना है, नव पाषाण काल को, क्योंकि प्रश्न 100% यहीं से पूछा हुआ है। इन सारी बातों को कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।